ओम साई राम। दोस्तों, आपका अपने चैनल नर्सिंग क्राइटेरिया में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम अस्थमा के बारे में पढ़ेंगे। अस्थमा जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट है आपके मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के सब्जेक्ट में। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम से पूछा जाने वाला ये टॉपिक रहता है अस्थमा। एंड ये एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। तो अस्थमा के बारे में आज हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, अस्थमा के टाइप्स देखेंगे, कॉजेज़, साइन एंड सिम्पटम क्या हैं, कैसे इसको डायग्नोस करते हैं, क्या मैनेजमेंट है इसकी, ट्रीटमेंट क्या है एंड कॉम्प्लिकेशन क्या है, प्रिवेंशन इसका कैसे होता है, साथ में नर्सिंग कंसिडरेशंस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज ऑफ द एयरवेज कैरेक्टराइज्ड बाय recurring episode of wheezing, coughing, chest tightness and shortness of breath। अस्थमा ना एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसमें कि इन्फ्लामेशन हो जाती है एयरवेज की। इस बीमारी में एयरवेज, जो लंग्स में एयरवेज होते हैं, उनका इन्फ्लामेशन होने की वजह से पेशेंट जो है हमारा प्रॉपर ब्रीद नहीं कर पाता, क्योंकि एयरवे यानी जो नलिकाएं हैं वही तंग हो जाएंगी, नैरो हो जाएंगी इन्फ्लामेशन के बाद में, जिसकी वजह से वीजिंग साउंड आने लगती है। वीजिंग यानी विस्लिंग साउंड, सीटी जैसी आवाज़ आएगी जब पेशेंट सांस लेता है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विस्लिंग साउंड सुनाई देगी। और मोस्टली जो वीजिंग साउंड है वो एक्सेल जब पेशेंट करता है ना तब सुनती है। ऐसा नहीं है इनहेल में नहीं आएगी, इनहेल में भी आ सकती है, बट मोस्ट कॉमनली एक्सेलेशन के दौरान वीजिंग साउंड आती है। कफिंग होगा, पेशेंट को चेस्ट टाइटनेस रहेगा, और डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं SOB। यहाँ आप लिख लेना SOB करके भी, आपको लिखा फिलिंग द ब्लैंक्स में भी कभी पूछ सकते हैं कि SOB की फुल फॉर्म क्या है, तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। ये सिम्टम्स पेशेंट के आने लगेंगे। ये एक पिक्चर है, इससे आप समझो कि नॉर्मल एयरवेज लंग्स के कैसे हैं और अस्थमेटिक पेशेंट की एयरवेज कैसे हैं। ये नैरो हो चुके हैं इन्फ्लामेशन की वजह से। इधर देखो आप कैसे इसमें कॉन्स्ट्रिक्ट ये हो चुके हैं। टाइप्स में देखते हैं टाइप्स क्या क्या हैं। तो टाइप्स भी इसके 4-5 टाइप्स हैं, वो देख लो। एलर्जिक अस्थमा तो एलर्जी की वजह से होगा, कुछ भी एलर्जन है अगर वो इसको ट्रिगर कर देंगे, जैसे कि डस्ट माइट, पॉलन, पेट का कोई डेंडर क्या होता है, डैंड्रफ को बोलते हैं। अगर पेट आपने कोई पाला है, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, कुछ भी आपने पाला है, उसमें अगर डैंड्रफ है, उससे पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा की कंडीशन ट्रिगर हो सकती है, तो एलर्जी की वजह से। और नॉन एलर्जी क्या है, जिसमें ऐसा कोई एलर्जी वाली बात नहीं है, लेकिन रेस्पिरेटरी कोई इन्फेक्शन हो गया, मान लो एक्सरसाइज करी आपने, उसके बाद ये ट्रिगर हो गया, प्रॉब्लम बढ़ गई, और कोल्ड एयर की वजह से हो गया, ठंड की वजह से, तो ये सारी प्रॉब्लम नॉन एलर्जिक में आ जाएंगी। फिर आपका आता है एक्सरसाइज। अब जब किसी ने, मान लो कोई पर्सन है, बहुत एक्सरसाइज करी और अस्थमा उसका ट्रिगर हो गया, प्रॉब्लम उसको थी पहले से सांस की कोई, लेकिन उसकी वजह से क्या हुआ, ज़्यादा हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा बॉडी की एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो बहुत बढ़ जाती है, यानी कि आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज़ होता है, रेस्पिरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है। तो उसकी वजह से ये एक ट्रिगर कंडीशन हो सकती है, इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज्म। ब्रोंकोस्पाज्म होने की वजह से अस्थमा की प्रॉब्लम ट्रिगर इसमें हो सकती है बाय फिजिकल एक्टिविटी। फिर ऑक्यूपेशनल अस्थमा में क्या है, कॉज्ड बाय वर्क प्लेस एक्सपोजर। तो कुछ ऐसा आपका ऑक्यूपेशन है, हमारे पर्सन का कुछ ऐसा वो काम कर रहा है जिससे कि उसकी प्रॉब्लम बढ़ रही है अस्थमा की। कुछ लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, वहाँ का कोई ऐसा गैसेस है, कोई धुआं है जो कि प्रॉब्लम बढ़ा सकती है। इसके अलावा और कहीं पे काम करते हैं, कुछ फार्मर होते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे पेड़ पौधों से उनकी प्रॉब्लम, ये अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि एलर्जी की वजह से भी हो जाता है ना। तो ऑक्यूपेशनल अस्थमा उस टाइप में आएगा। और नॉक्चुरल अस्थमा जो होता है लास्ट वाला हमारा, ये नाइट के टाइम इसकी कंडीशन ट्रिगर होती है, यानी पूरा दिन ठीक रहेगा बट नाइट में सिम्टम्स वर्स इसके हो जाते हैं, वर्सन एट नाइट। तो इजी इजी इसके टाइप्स हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है, और सिम्टम्स भी आसान है इसके। और कॉजेज़ भी देख लीजिए। कारण क्या है कि जेनेटिक्स की वजह से हो सकता है, पेरेंट्स में था, बच्चों में हो सकता है, कोई एलर्जी इसके कारण हो सकता है, एलर्जन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ कोई, और उसके बाद फिर अस्थमा हो सकता है। फिर एयर पॉल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, टोबैको कोई यूज़ कर रहा है, या फिर जैसे बीड़ी सिगरेट पीते हैं वो भी। फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कोई हार्मोनल चेंजेस हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ये कंडीशन को बढ़ा सकती हैं, ट्रिगर कर सकती हैं। सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स से वही विस्लिंग साउंड आएगी, वीजिंग साउंड जिसको हम बोलते हैं, कफ होगा, चेस्ट टाइटनेस, शॉर्टनेस ब्रेथ यानी डिस्निया, सांस की दिक्कत, साथ में ब्लूटिंग लिप और फिंगर्स। ये सीवियर केसेस के अस्थमेटिक पेशेंट अगर हैं, सीवियर केसेस हैं, तो उनमें ये साइनोसिस वाली प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाए ये फिंगर्स की और लिप्स की, उसको हम साइनोसिस कहते हैं, यानी
ऑक्सीजनेशन, प्रॉपर गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा, ऑक्सीजन प्रॉपर बॉडी में नहीं जा रही है, और इसकी वजह से जो ये बॉडी है, आपके ये पेशेंट के लिप्स हैं और फिंगर्स हैं वो ब्लू होने लगे हैं ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई। साइनोसिस को हम बोलते हैं। डायग्नोस कैसे करेंगे, तो इसमें डायग्नोस की कुछ चीज़ें हैं जिससे कि डायग्नोस किया जा सकता है। एक तो आपका हिस्ट्री कलेक्शन है, मेडिकल हिस्ट्री पूछोगे पेशेंट से, फैमिली हिस्ट्री पूछ लेना, ये सारी चीज़ें पूछ करके काफ़ी चीज़ें पता चलती हैं हमें। फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं हेड टू टो, तो उसमें चेस्ट एग्जामिनेशन भी हम करते हैं और फिर ऑस्कल्टेट भी करते हैं, सारा चीज़ें करते हैं। फिर स्पायरोमीट्री एक मशीन होती है, स्पायरोमीट्री, जिसमें कि बॉल्स को पेशेंट को फूंक मारने को बोलते हैं, तो बॉल्स को अप करने के लिए बोलते हैं। तो ये लंग फंक्शन टेस्ट होता है ना, तो इसी में हम चेक करते हैं। फिर एक मेथाइलकोलिन, ये एक ड्रग होता है, डोज दी जाती है इसका भी चैलेंज टेस्ट किया जा सकता है। ये भी ट्रिगर करता है सिम्टम को, तो अगर पेशेंट ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें आती है तो सिम्टम अपने बताने होते हैं। जो भी एग्जामिनर है, जो भी डायग्नोज कर रहे हैं पेशेंट को, डॉक्टर हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि ये डोज देने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उसको रिलीव करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं। बाकी एलर्जी टेस्टिंग इसमें किया जाता है। यानी ये सारी चीज़ें हैं। स्पायरोमीट्री की आप वीडियो देख सकते हो, अलग से यूट्यूब पे मिल जाएगी, और गूगल्स में स्पायरोमीटर एक मशीन होती है, इंटेंसिव स्पायरोमीट्री इसको बोलते हैं। तो फूंक मार के बॉल्स उठाने के लिए बोलते हैं। तो नॉर्मल पर्सन तो वो कर लेगा ईजिली, एक्सहेल जब करेगा, और यानी कि फूंक मारेगा, अगर ब्लो करता है तो वो बॉल्स ऊपर हो जाती हैं, अप हो जाती हैं। लेकिन जिसको प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, अस्थमेटिक पेशेंट है कोई, या फिर कोई रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है उसको, तो वो नहीं कर पाएगा प्रॉपरली इसको, टेस्ट को पास नहीं कर पाएगा वो स्पायरोमीटर वाले। ये सारे टेस्ट हो गए। ये हमारा ट्रीटमेंट देखिए, इसमें मेडिसिन आपकी ब्रोंकोडायलेटर हैं ऑफ कोर्स। तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई, एयरवे इन्फ्लेमेशन है, नैरो है, तो ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे, तो इसमें इन्हेलर्स हो सकते हैं, कोर्टिकोस्टेरॉइड इसमें देने पड़ेंगे, ठीक है, एंटी इन्फ्लामेटरी जो है, तो इसमें भी इन्हेलर होते हैं, ओरल भी होता है इसमें। आपका प्रेडनिसोलोन है, जैसे आपका कॉम्बिनेशन इन्हेलर्स भी हो सकता है इसमें, और ल्यूकोटेरिन मॉडिफायर जो होते हैं, इसमें आपका मोंटेरोकास्ट है मेडिसिन, वो हो सकता है इसमें। अभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या है कि भाई जो भी ट्रिगर फैक्टर्स हैं, जो भी अस्थमा की प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्यूपेशन है तो ऑक्यूपेशन को चेंज करना पड़ेगा, और कोई एलर्जन है उसको अवॉइड करना पड़ेगा, ये सारी बातें इसमें आएंगी। फिर एक्सरसाइज रेगुलरली, तो एक्सरसाइज भी इतनी कोई हैवी नहीं करनी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज में की जा सकती है अस्थमा में, बट बहुत ज़्यादा जैसे हैवी एक्सरसाइज होती है ना, वो ट्रिगर कर लेती हैं कई बार, तो वो अवॉइड करना है। फिर मेंटेन हेल्दी वेट को मैनेज करना होता है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है ओवरवेट की वजह से भी देखने में आती है ना। फिर स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, टोबैको यूज़ करते हैं, वो क्विट करना है। फिर इम्यूनोथेरेपी इसमें दी जाती है, जिसमें एलर्जन शॉट होते हैं वो दिए जाते हैं इम्यूनोथेरेपी में। उसके बाद हमारा ये ट्रीटमेंट हो गई। नर्सिंग कंसिड्रेशन देखिए, नर्सिंग कंसिड्रेशन का मतलब है कि नर्सेज हम लोग हैं, तो हमारा क्या रोल है, हमारे को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, हम किस पे ध्यान केंद्रित अपना करेंगे। तो हमको रेस्पिरेटरी स्टेटस पेशेंट का देखना है। हम उसका स्पायरोमीटर से, सॉरी वो तो हम करवाएंगे ही स्पायरोमीट्री, लेकिन आपका SpO2 होता है, उसमें ऑक्सीजन का लेवल आता है, वो आपको इसमें चेक करना पड़ेगा। रेस्पिरेटरी स्टेटस पेशेंट का प्रॉपर देखना है। मॉनिटर पेशेंट को लगाए तो रेस्पिरेशन भी देखेंगे पेशेंट का सारा, यानी कि प्रॉपर हम वाइटल्स पेशेंट के चेक करेंगे। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। फिर मेडिसिन जो भी प्रिस्क्राइब डॉक्टर ने की है वो आपको देना है टाइम टू टाइम, और इन्हेलर्स पेशेंट को बताना है किस तरह से यूज़ किया जाता है उसको, पेशेंट को यूज़ करना नहीं आता है, कैसे इन्हेलर का यूज़ करते हैं वो हम बताएंगे इसमें। और आपका एनकरेज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ये आप बता सकते हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत चीज़ें होती हैं, आप उनको डीप ब्रीदिंग के बारे में समझा सकते हो, खाने पीने के बारे में, वेट मैनेजमेंट के बारे में, ये सब कुछ। और मॉनिटर फॉर साइंस और साइंस ऑफ अस्थमा एक्सर्बेशन, यानी अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ कैसे रही है, उसके साइंस को हमें मॉनिटर करना है कि कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से पेशेंट की प्रॉब्लम ट्रिगर होती है, ये देखना है हमें। तो एक्सर्बेशन का मतलब यहाँ पर यही है कि जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ है, वो ज़्यादा हो जाना, तेज़ हो जाना उसका। डेवलप एन अस्थमा एक्शन प्लान, तो अस्थमा के लिए नर्सिंग केयर प्लान बनाते हैं, एक्शन केयर प्लान, ये सभी वही है कि आप कैसे पेशेंट की केयर करोगे, वो प्लान बनाना है। कैसे कैसे पूरा दिन में पेशेंट की केयर होगी, उसका न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, मेडिसिन का ध्यान रखना है,
वो इसमें सब आएगा। और एक्सरसाइज का स्पायरोमीटर जब करवाते हैं वो वाला ब्रीदिंग एक्सरसाइज का, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन देखिए, कॉम्प्लिकेशन यानी अस्थमैटिक पेशेंट में और क्या कॉम्प्लिकेशन की वजह से यानी अस्थमा के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो रेस्पिरेटरी फेलियर एक प्रॉब्लम इसमें आ सकती है। फिर स्टेटस अस्थमैटिकस, ये एक कॉम्प्लिकेशन, एक प्रॉब्लम हो सकती है। निमोनिया हो सकता है और सीओपीडी भी इसके बाद में हो सकता है। तो ये हमारा आता है, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, कॉम्प्लिकेशन में। प्रिवेंशन, कैसे इसे प्रिवेंट किया जाए अस्थमा की प्रॉब्लम को कि ये ना हो, तो उसके लिए अवॉइड ट्रिगर्स, जो फैक्टर्स इसको ट्रिगर करते हैं वो अवॉइड ही करना है। ओके, पेशेंट को हम एडवाइस कर सकते हैं इसके बारे में। गेट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट फ्लू एंड निमोनिया, तो वैक्सीनेशन अगर है तो फिर प्रिवेंशन हो सकता है। गुड हाइजीन की वजह से मेंटेन स्ट्रेस, मैनेज स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना चाहिए। स्ट्रेस से तो बहुत सारी डिजीज़ हो सकती हैं। और स्मोकिंग से भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं, तो ये भी क्विट करना है। जो भी तरह का बैड हैबिट्स हैं वो अवॉइड करनी है। और वेट मैनेजमेंट भी इसमें आप लिख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रिवेंशन के लिए काम करेंगी अस्थमा वाले पेशेंट में। दोस्तों, ये आज की हमारी वीडियो थी अस्थमा की, जो कि बहुत ही शॉर्ट नोट मैंने रखे हुए हैं इसके, आसान है, आसानी से आप कर सकते हो, इसको लर्न कर सकते हो, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। और नोट्स का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप चेक कर लेना, ज्वाइन कर लेना चैनल को टेलीग्राम पर। पीडीएफ आपको वहाँ पर मिल जाएगा फ्रेंड्स। और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। अपने तक ही नॉलेज नहीं रखनी है, दोस्तों तक भी पहुँचानी है। थैंक यू।